बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, क्या 90% पाकिस्तानियों की तरह इस्लामाबाद में तैनात बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी इमरान खान की दीवानी हो गई हैं और वो उनकी रिहाई के लिए अपने तौर पर पाकिस्तान में लॉबिंग कर रही हैं, या उन्हें कहीं से ये असाइनमेंट मिली है और वो महज अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं? हम आज इस हवाले से आपको बड़ी खबर देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि नून लीग के खास एंकर्स और यूट्यूबर्स अचानक जेन मैरियट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का तूफान क्यों उठा रहे हैं और नून लीग से क्या बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस हवाले से एक और अहम खबर नाज़रीन हम आपके लिए ये लेकर आए हैं कि अमेरिका को भी इमरान खान से एक बड़ा काम पड़ गया है। इमरान खान से पहले ये ड्यूटी भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के जिम्मे लगाई गई, लेकिन उन्हें खातर खा कामयाबी नहीं मिल रही। इसलिए अमेरिका को किसी ऐसे लीडर की तलाश है कि जिसका मशरिक़ वुस्ता से भी करीबी ताल्लुक हो और सेंट्रल एशिया से भी करीबी ताल्लुक हो, और अगर वो मुसलमान मुल्क से ताल्लुक रखता है तो फिर वो सोने पर सुहागे वाली बात है। ये बहुत ही अहम तरीन और तारीखी काम क्या है और आखिरकार इस नाजुक ड्यूटी के लिए सबकी निगाह इंतखाब इमरान खान पर आकर क्यों ठहर गई है, इस बड़ी खबर की चौंका देने वाली तफसीलात भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये तफसील जानकर आपको नाज़रीन समझ आ जाएगी कि जेन मैरियट क्यों अचानक इमरान खान के लिए दीवानावार भाग दौड़ कर रही हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने 22 अगस्त के तरनौल जलसे के इल्तवा के मामले को जवाज बनाकर इमरान खान से डायरेक्ट डायलिंग में क्यों तेजी दिखाई है। और इससे भी बड़ी बात यह है नाज़रीन कि इस बार इमरान खान ने भी जवाब में बड़े मस्बत रद्दअमल और रवैये का मुजाहरा किया। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जो अचानक बर्फ पिघली है, इसमें भी एक अहम तरीन किरदार आलमी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव का भी है और जेन मैरियट की सालसी का भी। ये दबाव क्यों आया, इसकी पूरी तफसील भी आज हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ज़राए का ये दावा है कि मुल्की हालात और पीटीआई के खिलाफ सख्तियों और इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में ये जो अचानक मस्बत और बहुत बड़ी तब्दीली आई है, इसकी वजह से पीटीआई भी अपनी जो एहतजाजी सरगर्मियां और एहतजाजी मीडिया मुहिम है उसका सिलसिला धीमा कर रही है। और इत्तलात ये भी हैं कि इस नई पॉलिसी की वजह से 27 अगस्त का लाहौर जलसा और 8 सितंबर का इस्लामाबाद वाला जलसा या तो दोनों आगे चले जाएंगे या पीटीआई इस हवाले से बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाएगी और इनमें जो खिताब या तकारीर होंगी उनमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी नहीं बनाया जाएगा। तो नाज़रीन, मिसल मशहूर है कि जो गुड़ खाने से मर जाए उसे जहर देने की क्या ज़रूरत है। पीटीआई के लिए खुदा की कुदरत से मामलात अचानक साजगार हो गए हैं। आगाज नाज़रीन आज फिर जेन मैरियट से ही करते हैं, जिसके खिलाफ नून लीग ने पिछले 48 घंटों से तूफान उठाया हुआ है। उन्हें असल तकलीफ क्या है ये राज आज हम फाश करेंगे, लेकिन तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, सारे मामले को समझने के लिए पहले आपको खूबरू खातून बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से थोड़ा सा तफसीली तारुफ हासिल करना पड़ेगा। इनकी तस्वीर आपने थंबनेल पर देख ली होगी कि इनसे ये जो तारुफ आपको हम उसका अहम जो उसके पहलू हैं उनकी शख्सियत के, उनके कैरियर के, जब आपको उनसे आगाही हो जाएगी तो फिर आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि इमरान खान की इक्तदार में वापसी प्रोजेक्ट के हवाले से जेन मैरियट की ड्यूटी क्यों लगाई गई है और ये ड्यूटी किस लेवल पर लगी है। क्या सिर्फ वो अपने तौर पर ये कर रही हैं या जिस तरह दावा किया जा रहा है कि ये जमाइमा गोल्ड स्मिथ के कहने पर कर रही हैं, या इसमें बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट यानी आलमी इस्टेब्लिशमेंट का कोई
किरदार है या उन्हीं की तरफ से दिया गया ये टास्क है। बहुत अहम वीडियो है नाज़रीन, आपने ये आज पूरी सुननी है तो आपको अंदाजा होगा कि मामला कहां तक पहुंच चुके हैं और ये जो अचानक बौखला गई है नून लीग, उसकी वजह क्या है। नाज़रीन, जैन मैरियट ने अपने सफारती कैरियर का आगाज जिस सबसे अहम पोस्ट पर काम के दौरान किया वो 2009 और 2010 में अमरीकी नायब वजीर खारजा रिचर्ड हालब्रोक की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से खसूसी असाइनमेंट में असिस्टेंस यानी ताउन या मदद के हवाले से था। इस दौरान रिचर्ड हालब्रोक अमरीका के खसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान व पाकिस्तान तैनात रहे और जैन मैरियट उन 2 सालों के दौरान उनकी मुआवने खसूसी थी। इससे कबल वो ज्वाइंट इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म यूनिट की डायरेक्टर भी रही। इस पोजीशन में भी वो अमेरिका और बरतानिया का जो मुश्तरका हमारे इस सेंटकॉम में जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन जारी था, वो उसी के साथ काम कर रही थी। उसके बाद फिर रिचर्ड हालब्रोक के साथ उन्होंने काम किया तो वो भी तकरीबन यही सारा मामला था। जैन मैरियट ने नाज़रीन 2013 से 2015 के दौरान यमन में बरतानिया की सफीर का किरदार अदा किया और 2019 में कीनिया में बरतानवी हाई कमिश्नर रही। अपने सफारती कैरियर के दौरान जैन मैरियट ने जो बाकी अरसा है वो अमरीका, इराक, अफगानिस्तान और ईरान में सफारती खिदमात अंजाम देते हुए गुजारा और जुलाई 2013 से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर हैं। नाज़रीन, यूं समझ लें कि जैन मैरियट के पूरे कैरियर में दो चीजें कॉमन हैं। एक अमेरिका के इस खित्ते में किरदार के हवाले से खिदमात और दूसरा उनकी बरतानिया की तरफ से इसी हवाले से नुमाइंदगी और मशरक़ वुस्ता के इस्लामी ममालक यानी जो खित्ता है पाकिस्तान से लेकर यमन तक और कीनिया तक और जो दूसरे ममालक हैं इराक है, अफगानिस्तान है, इसी खित्ते में मुसलसल खिदमात। उनके कैरियर के इसी पहलू की वजह से बहुत से नक्काद उन्हें जासूस हसीना और बरतानवी इंटेलिजेंस MI5 की एजेंट भी कहते हैं और गालिब इम्कान यह है कि यह बात दुरुस्त ही होगी। नाज़रीन, इसलिए ये दिलचस्प तबसरे भी किए जा रहे हैं कि पता नहीं जैन मैरियट की ड्यूटी इमरान खान की रिहाई पर लगी है या उनका शिकार करने पर लगी है, क्योंकि आने वाले बरसों में इमरान खान इस पूरे खित्ते की सियासत में अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं, जहां जैन मैरियट अपना पूरा कैरियर गुजार चुकी हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि जैन मैरियट इमरान खान की जो पहली बीवी हैं जमाइमा गोल्ड स्मिथ, उनकी फैमिली फ्रेंड भी हैं और जमाइमा से उम्र में सिर्फ 2 साल छोटी हैं और जैन मैरियट की उम्र 48 साल है और जमाइमा की 50 साल। तो नाज़रीन, कुदरत खुदा की ये है कि इमरान खान को सारी जिंदगी खवातीन के हवाले से बहुत तवज्जो और सपोर्ट मिली है और उनके परस्तारों में खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद हमेशा शामिल रही है। इसलिए जिन आलमी ताकतों ने उन्हें मुस्तकबिल के अहम किरदार के लिए मुंतखब किया है, उन्होंने भी शायद उनकी शख्सियत का ये पहलू मद्देनजर रखा है और इस दौरान उन्हें काबू में रखने के लिए अमेरिका व बरतानिया के तरकश का, जो दोनों ममालिक की खारजा अमूर की जो लश्कर है उसके तरकश का सबसे खतरनाक तीर चला दिया है। और आप देखेंगे कि आने वाले बरसों में आलमी अमन के लिए हमारे खित्ते में जो कोशिशें होंगी उनमें पाकिस्तान और बरतानिया का अहम किरदार होगा और इस हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत से इमरान खान बहुत कलीदी किरदार अदा करेंगे और जैन मैरियट का इसी तरह का किरदार आपको नजर आएगा जिस तरह का किरदार अमेरिका की तरफ से माजी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए जो उनके खुसूसी नुमाइंदे होते थे रिचर्ड हालब्रोक और बाद में ज़ल्मे खलीलजाद वो अदा कर चुके हैं। तो नाज़रीन, इससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान की जो वापसी है वो सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से नहीं हो रही, ये पूरे खित्ते का एक इशू बना हुआ है। वो इशू क्या है वो भी अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी से यानी वो जुड़ी हुई खबर है जैन मैरियट के हवाले से, और लेकिन उससे भी ये बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका को इमरान खान से क्या बड़ा काम पड़ गया है। तो इस हवाले से ज़राए का कहना है कि यूक्रेन और मशरक़ वुस्ता में जो 2 बड़ी जंगें छिड़ गई हैं, दोनों आलमी बुलाक जो बड़े स्ट्रेटजिक बुलाक हैं इस दलदल से निकलना चाहते हैं, लेकिन न तो अमेरिका और नेटो ममालक
कोई ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि वो इस जंग से थक गए हैं, और न ही रूस, चीन और ईरान जंग से राह फरार का तासुर देने पर आमादा हैं। इस मकसद के लिए जो दोनों जंग बंदी तो चाहते हैं, दोनों जो स्ट्रेटजिक ब्लॉक हैं, लेकिन इसके इजहार को अपनी कमजोरी समझते हैं और चाहते हैं कि कोई तीसरा फरीक आगे बढ़े और सालसी बराए आलमी अमन का किरदार अदा करे। इस हवाले से कई माह पहले नाज़रीन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ड्यूटी लगाई गई। मशरिक़ वुस्ता के मामले में तो वो 100% नाकाम हो गए। ये भी हम आपको बताएंगे कि वो नाकाम क्यों हुए मशरिक़ वुस्ता के हवाले से। लेकिन यूक्रेन के इशू पर उनकी सरगर्मियां ताहाल जो जारी हैं, वो पहले कुछ अर्सा पहले, चंद हफ्ते पहले जाकर रूस में सदर प्यूटन से मिले थे, और फिर अब इसी हफ्ते यूक्रेन जाकर वो सदर ज़ेलेंस्की से हाल ही में मुलाकात करके वापस दिल्ली पहुंचे हैं। नाज़रीन, इमरान खान का मामला ये है कि एक तरफ तो चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का वो ज़ाती तौर पर एतमाद रखते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान, तुर्की और सऊदी अरब के हुक्मरानों के साथ भी उनका भरपूर ज़ाती एतमाद का रिश्ता है। बल्कि जो सऊदी वली अहद हैं वो तो उन्हें अपना बड़ा भाई कहते हैं। इसलिए अमेरिका, बरतानिया और नेटो ममालिक ये समझते हैं कि इस दलदल से निकालने के लिए इमरान खान एक बेहतरीन मसालिहतकार साबित हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये देखें कि पुतिन और शी जिनपिंग से जो इमरान खान का एक ज़ाती ताल्लुक कायम हुआ था और उन्होंने मॉस्को का दौरा किया, यही चीज़ उनके इक़्तिदार के खात्मे का बायस बनी, और आज यही ताल्लुक उनकी वापसी के लिए राह हमवार होने का बायस भी बन रहा है। और आपको लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोई याद होगी कि उन्होंने फरमाया था कि इमरान खान के लोहे को लोहा काटेगा। इमरान खान को जिस वजह से निकाला गया उसी वजह से उनको फिर वापस लाया जाएगा। ये वीडियोस अभी भी मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उन्हें चीन और रूस के साथ जो ताल्लुकात उस्तवार वो करने जा रहे थे पाकिस्तान के, और सऊदी अरब और ईरान और तुर्की के साथ, उसी वजह से निकाला गया कि ये हमारे परों के नीचे से पाकिस्तान को निकाल रहे हैं। लेकिन आज यही जो उनका रिश्ता है, यही जो उनकी ज़हनी हम आहंगी है, यही जो इन मुमालिक का उनकी ज़ात पर एतमाद है, और इसी एतमाद की वजह से हम देख रहे हैं कि चीन और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से हमें जो 12 अरब डॉलर के कर्जे हैं वो रोल ओवर नहीं हो रहे। और चूंकि अमेरिका और बरतानिया ने भी जहन बदल लिया शहबाज हुकूमत के हवाले से, इसलिए जो IMF के 7 अरब डॉलर हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी नाज़रीन कहानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का समझ लें कि एक इम्तिहान था इमरान खान पर और पाकिस्तानी कौम पर। वो इम्तिहान आकर गुजर चुका है। पाकिस्तानी कौम ने भी साबित कदमी दिखाई, 8 फरवरी को भी और 22 अगस्त को भी, और इमरान खान ने भी साबित कदमी दिखाई। अल्लाह ताला इन दोनों को कामयाब करे, हमारी ये दुआ है। आप भी नाज़रीन दुआ करें। अब आगे चलते हैं। नाज़रीन, अमेरिका, बरतानिया और नेटो ममालिक समझते हैं, जैसा कि हमने बताया, कि इस दलदल से निकालने के लिए इमरान खान एक बेहतरीन मसालिहतकार साबित हो सकते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म अब सुन लें कि वो क्यों कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह यह है नाज़रीन कि गज़ा पर क़यामत बर्पा करने के लिए इसराइल को बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल और गोला बारूद नरेंद्र मोदी ने और भारत ने फराहम किया है, और इस हवाले से कई जहाज पकड़े भी गए, यानी कि मंजर आम पर भी आ गए। खुफिया तौर पर तो वो पता नहीं कब से दे रहे थे। फिर एक जहाज का इस हवाले से शोर भी मच गया, आलमी मीडिया में भी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और मशरिक़ वुस्ता में भी। इसलिए जो फ़लस्तीनी और अरब अवाम हैं उनको इसराइल की इस जंग का हिस्सा समझते हैं, इसलिए उनके सालसी किरदार को वो कबूल नहीं करेंगे। ये आलमी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी समझ है, और उसकी ये समझ दुरुस्त है। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ, उनका वो लेवल नहीं है कि वो ये बड़ा किरदार अदा कर सकें। दूसरे पाकिस्तानी अवाम की भी उन्हें कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। फिर जो यूक्रेन का इशू है उसमें तो पुतिन का मामला बहुत अहम है। पुतिन से भी शहबाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है, या कोई उन पर वो असरअंदाज नहीं हो सकते। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत जो मशरिक़ वुस्ता के अरब ममालिक के हुक्मरान हैं, उन्हें अपने अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल के खौफ से मुसालिहत की बात करते हुए डर लगता है। लेकिन चूंकि इमरान खान को पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के साथ साथ
عرب ممالک کے عوام میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے، اور ان کا مزاج بھی ایسا ہے کہ وہ نہ امریکی بلاک کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ رکھیں گے اور نہ ہی روسی بلاک کی طرف بالکل جھک جائیں گے۔ اس لیے دونوں فریق ان پر اعتماد کر سکتے ہیں، اور عالم اسلام کے عوام کی طرف سے بھی ان کے اس کردار کو قبول کیے جانے کے واضح امکانات ہیں کہ پاکستان سمیت اور اوورسیز جو کمیونٹی ہے یورپ میں، امریکہ میں، وہاں بھی ہر جگہ عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں کہ یہ حق بات کرتا ہے، اسلام کے ایشوز کے حوالے سے، اسلامی ممالک کے حوالے سے اس نے ہمیشہ اسٹینڈ لیا ہے، اور وہ جائز بات کرتا ہے۔ امریکہ کی غلامی سے بھی نکالنا چاہتا ہے پاکستان اور امت مسلمہ کو، لیکن امریکہ سے لڑنا بھی نہیں چاہتا، اور جو دوسرا بلاک ہے روس اور چین کا، اس سے بھی وہ اچھے آبرو مندانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ان کا ایک ساکھ بن گئی ہے اور جو ان کا کردار ہے، اور پاکستانی عوام کا خاص طور پر 80-90% پاکستانی عوام ان پر جان چھڑکتے ہیں، تو ان سب وجوہات کی بنا پر، اور 8 فروری کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیصلہ تو عوام دے چکے ہیں، اس لیے اب ہر طرف یہی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ اس بندے کو لے کر آؤ، اس کے بھی مسائل حل ہوں گے، ساتھ ہمارے بھی ہوں گے۔ تو یہ ناظرین صورتحال بن گئی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو امریکی سٹائل ہے وہ یہی ہے کہ جب کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو 5 منٹ میں فارغ کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی ضرورت پڑے تو اس کو 2-3 گنا قیمت دے کے اس کو ہائر کر لیتے ہیں۔ اور یہی امریکی سوچ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں پائی جاتی ہے، اور یہی سوچ اس وقت عمران خان کی واپسی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے کہ اس وقت انہیں ضرورت ہے ایک عالمی مصالحت کار کی، اور خطے کے ایک مقبول حکمران کی جو عالم اسلام میں ایک اچھی ساکھ رکھتا ہو، اور مخالف کیمپ میں جو چین، روس کا اور ایران کا اسٹریٹجک بلاک ہے وہاں بھی اس کی ساکھ ریپوٹیشن اچھی ہو۔ تو ان ساری خصوصیات پر ناظرین آپ کا اور ہمارا لیڈر عمران خان پورا اترتا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے اس پر اور پاکستان پر۔ تو ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی بائیڈن حکومت نے چونکہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا تھا، اس لیے عمران خان واپسی پروجیکٹ میں اب برطانیہ کو آگے لایا جا رہا ہے۔ یعنی اس کام میں رضامندی تو دونوں کی شامل ہے، لیکن اس میں اب برطانیہ کو وہ آگے رکھ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نا تھوک کر نہیں چاٹنا چاہتے، انہیں یہی پتا ہے کہ پھر آگے ٹرمپ آ جائے گا، ٹرمپ کے ساتھ بھی عمران خان کا اچھا تعلق ہے۔ تو یہ ساری تیاری مستقبل کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ نومبر-دسمبر میں جو معاملات دنیا میں عالمی امن کے لیے کوششیں ہونی ہیں، تو اس کے لیے یہ صف بندی ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کے لیے عمران خان کا عالمی اسٹیبلشمنٹ نے بھی انتخاب کر لیا ہے، اور پاکستان کے عوام نے تو پہلے ہی انتخاب کر رکھا تھا۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے اب نون لیگ کو جب یوں ہی یہ پتہ چلا ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ یہ پتہ کیسے چلا یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ بڑی خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین جب برطانیہ کی ذمہ داری لگی تو برطانوی ہائی کمشنر کو اس حوالے سے، سیاسی حوالے سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی زمین ہموار کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ جین میریٹ نے پچھلے چند ماہ کے دوران آصف زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان سمیت جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر ملاقاتیں کی، حتیٰ کہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ جیسے گورنر پنجاب ہیں، گورنر سندھ ہیں، اور بھی جو صوبوں کے گورنر ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، اور جو اہم شخصیات ہیں میڈیا کے حوالے سے، یعنی وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ متحرک سفارتکار نظر آ رہی ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں زیادہ طور پر متحرک امریکی ہوتے ہیں، لیکن جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ اس دفعہ انہوں نے برطانیہ کو سامنے رکھ کر کھیل کھیلا ہے، اس کی وجہ سے یہ کھیل بہت دیر تک چھپا بھی رہا اور اچانک اب منظر عام پر آیا ہے۔ وہ کیسے آیا یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ تو ناظرین انہوں نے پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بہت اہم ملاقاتیں کی ہیں، خاص طور پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت جو اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیات ہیں ان کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا، اور خطے میں پاکستان کے کلیدی کردار کے تناظر میں عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ختم کر کے 8 فروری کے حقیقی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے اور ملک میں سیاسی استحکام لانے کی بات آگے بڑھانے کے لیے بہت کچھ باتیں کی ہیں جا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں جب پچھلے چند ماہ پہلے آسمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں خطاب کرتے ہوئے بھی جین میریٹ نے 8 فروری کے عام انتخابات کے حوالے سے سوالات اٹھائے تھے، اور نام لیے بغیر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے
PTI का इंतखाबी निशान छीनने वाले यानी बल्ला छीनने वाले फैसले को, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसे जमहूरियत और इंसानी आज़ादियों की रूह के मुनाफी करार दिया था। आपको ये भी याद होगा नाज़रीन कि जैन मैरियट के इस खिताब पर काजी फायद ईसा भी खासे बरहम भी हुए थे और उन्होंने इस हवाले से एक मुतनाज़ा ख़त भी लिख मारा था बरतानिया के किरदार के हवाले से, और बरतानिया को और बरतानवी हुकूमत को तारीखी तौर पर तनकीद का निशाना बनाकर अपना बल्ला छीनने वाले फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। उस पर खासा शोर भी मचा था मीडिया में उन दिनों। तो ये आप देख लें कि ये सारा एक पसे मंजर चला आ रहा है जैन मैरियट का, किस तरह वो धीमे धीमे लगी हुई थी, लेकिन चूंकि इस बार अमेरिका जो खुद एक्टिव नहीं था, वो बरतानिया के जरिए सारी गेम कर रहा था, तो इसलिए नून लीग को भी खबर नहीं हो सकी और काम वो उन्होंने डाल दिया। ये सारी तफसील नाज़रीन आपको याद करवाने का मकसद ये है कि इस मामले की गहराई आपके इल्म में आ जाए। अब आते हैं कि असल खबर की तरफ कि जैन मैरियट तो इस मिशन पर पिछले कई माह से काम कर रही थी, तो फिर नून लीग ने अब क्यों शोर मचाया है और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की है। तो इसकी वजह यह है नाज़रीन कि 22 अगस्त के जलसे की मनसूखी के हवाले से आधी रात को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अडयाला जेल में जो सरगर्मियां अचानक शुरू हुई और अगले रोज सुबह 7-8 बजे तक जारी रही, उनको देखकर नून लीग की क़यादत को अंदाजा हो गया कि जैन मैरियट अपने मिशन में कामयाब हो चुकी हैं और GHQ और अडयाला जेल के कैदी के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। ये है नाज़रीन वो अहम, समझे कि एक धमाका था उनके लिए। उनका तो दिमाग कहते ना ठिकाने आ गया कि ये क्या हो गया, हमें तो इसकी खबर ही नहीं मिली। तो फिर उनके भी ज़राए हैं, उन्हें भी पता चल गया कि जनाब ये तो इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के दरमियान इस दफ़ा अमेरिका को डाला गया और वो सारा किरदार जो है वो तो जैन मैरियट अदा कर रही थी। MI5 की जो एजेंट कहलाती हैं, जासूस हसीना, वो तो बाजी ले गई हैं। तो इस पर वो चीख उठे और उन्होंने इसके खिलाफ अब मुहिम शुरू कर दी है और अफरा तफरी में उन्होंने जैन मैरियट को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान से निकालने का प्रोपेगेंडा शुरू करवा दिया है। हालांकि एक हफ्ता पहले ही मरी में वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मिलकर आई हैं और नवाज शरीफ बड़े हंस हंस कर मुस्कुरा कर उनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन चंद दिन के बाद ही यानी 6-7 दिन के बाद ही अब वो नापसंदीदा शख्सियत भी हो गई हैं। 6 दिन पहले वो हंस हंस के बातें भी कर रहे थे। तो उनसे एक बड़ी गलती हो गई है। वो गलती क्या है वो अभी हम आपके साथ आखिर में डिस्कस करेंगे और फिर वीडियो खत्म करेंगे। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि जो जैन मैरियट के खिलाफ जो मुहिम चलाकर नून लीग ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। नाज़रीन, आप बात सुन लें कि सादा सी बात है कि जिस जागीरदार, वडेरे या कबायली सरदार के इलाके में आपकी ज़मीन या कारोबार हो, आप उससे लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान की जो पूरी पॉलिटिकल एलीट है, उसकी जायदादें, कारोबार, जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं और बच्चे हैं, वो सब बरतानिया में रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं पलते बढ़ते हैं। खुद नवाज शरीफ खानदान का भी यही हाल है। उनके बैंक बैलेंस भी वही हैं, बेटे भी वही हैं, जायदादें भी वही हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ यूरोप में है, अमेरिका में है। तो इस तरह आप फिर बरतानिया या अमेरिका को किस तरह ब्लैकमेल कर सकते हैं? वो तो आपका सारा कुछ जब्त हो जाएगा आपके लिए, तो फिर वो दुनिया में जीना महाल कर देंगे। इसलिए जैन मैरियट के खिलाफ जो सोशल मीडिया मुहिम और वजारत खारजा की तरफ से उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देने की जो धमकी दी गई है, ये गीदड़ भभकी के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहना है जो सफारती ज़राए हैं उनका। नाज़रीन, बस यूं समझ लें कि नून लीग अब एक हारी हुई जंग लड़ रही है और मियां नवाज शरीफ इस सारी सूरत हाल से आगाह होने की वजह से सितंबर में किसी भी वक्त इलाज के लिए लंदन वापस जाने के लिए तैयार बैठे हैं। और इमरान खान ने गलत नहीं कहा कि उनके पास तो बहुत वक्त है, नून लीग के पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और ये कि इमरान खान ने अपना नवाज शरीफ ने अपना बैग पैक कर लिया है और वो किसी भी वक्त उड़ान भर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।